जो जिस हिसाब से इस मामले को रखना है उस हिसाब से रखने का कोशिश करता हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसको हिंदी में क्या बोलता है आई डोंट नो, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बहुत सारे चीज आजकल सुनने में आते हैं। जैसे बोरकर साहब ने अभी बोला है, जैसे एलपीजी का बात चला, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन अंग्रेजी में भूमंडलीकरण, हिंदी में, मराठी में और कुछ शब्द है, मलयालम में और कुछ शब्द है, बंगला में और कुछ शब्द है। ये बोला तो लोगों को समझ में नहीं आया ये मामला क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडल सुना है, ग्लोब सुना है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, किसका ग्लोबलाइजेशन है, लोगों का समझ में नहीं आया। फिर उस संदर्भ में एलपीजी, वो भी एलपीजी गैस सुना है, ये एलपीजी किसके बारे में बोलता है, लोगों का समझ में नहीं आता था। उसको बोला था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो समझ में आता है, प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट में करना, वो तो कई जगह में हो गया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में हो चुका है, उसके बारे में लोगों का समझ में आता है। लिबरलाइजेशन क्या है वो समझ में नहीं आता था। लिबरलाइजेशन एक्चुअली कुछ लोग तो समझते हैं, अभी तो ज्यादा समझने भी लगा। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था आर्थिक व्यवस्था के ऊपर जो सरकार के तरफ से जो कंट्रोल है वो सब कंट्रोल कम करना, इकोनॉमी को लिबरल करना। उसका खासियत ये था विदेश से जो एक तो सामान जो आता है उसके ऊपर जो पाबंदी था वो कम करना, खत्म करना, और उसके अलावा सामान के बारे में, सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, पूंजी के बारे में। ये पूंजी भी एक समझने में बहुत दिक्कत वाली बात है। पूंजी क्या है, अंग्रेजी में कैपिटल बोलता है, हिंदी में या उर्दू में हो सकता है लोग बोलता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को पूंजीवाद बोलता है हिंदी में, और सरमायादारी बोलता है। सरमायादारी और सरमायादार, मैंने सोचा है, मैं हिंदी का पंडित नहीं हूं, हिंदी से ज्यादा पढ़ा नहीं है, संस्कृत भी नहीं पढ़ा है, उर्दू भी नहीं पढ़ा है। हमने सोचा ये मतलब क्या है, ये शब्द का क्या मतलब है। कैपिटल मलयालम में बोलता है, मेरा लैंग्वेज मलयालम है, उसके बारे में बोलता है मूलधन, मूलधन। उसको हम हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो सीड मनी बोल सकता है। मूलधन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो सीड मनी बोल सकता है। कोई भी धंधा करना है, कोई भी व्यापार करना है, कोई भी व्यवसाय करना है, इंडस्ट्री करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए एक सीड मनी चाहिए, मूलधन। इंग्लिश का शब्द कैपिटल बोलेगा तो उसका मतलब तो जो जानता है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वो भी कैपिटल है। ये मूलधन को भी, पूंजी को भी कैपिटल बोलता है। हिंदी में या उर्दू का होगा शब्द, मैं जानता नहीं हूं, सरमायादारी। मैंने सोचा ये क्या चीज क्या है, ये कहां से ये शब्द आया। मैंने समझा है, मैं कोई एक्सपर्ट से अभी तक पूछा नहीं है, पहली बार में ये बोल रहा है, श्रम का आय, श्रम का आय जो हड़पता है, उससे जो बंदा है, उसका जो ओनर बंदा है वो सरमायादार है। श्रम का आय का दार, श्रम से जो इनकम या प्रोडक्शन जनरेट होता है उसको जो हड़पता है, उसको जो एक्सप्रोप्रिएट करता है वो सरमायादार है। सरमायादारी, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इस शब्द से आता है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, आज के आर्थिक स्थिति के बारे में जब बात करेगा, ये सरमायादारी क्या है, सरमायादार क्या है और श्रम क्या है, यह समझ के ही आगे चलना अच्छा होगा, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन किया है। ये जमीन के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जमीन के बारे में, उसके बारे में हम लोग सुना है। हम लोग जो अपने ही पिछले 1-2 साल में या 3-4 साल में जो सुन रहा है, अभी सारे रिकॉर्ड्स बोलता है करीब 450 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। नोटिफिकेशन तो पता नहीं, कुछ 550 कम हो सकता है, नोटिफिकेशंस बढ़ते बढ़ते चलते जा रहा है, ये 600-700 तक
चले जाएगा। मैं आज बहल साहब को बोल रहा था, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट लोकसभा में है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 400 450 तो पहुंच गया है, और राज्यसभा मिला के 700-800 होगा। उतना जितना एमपी है पार्लियामेंट में उतना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बन रहा है। इसके बारे में सरकार क्या बोलता है, आर्थिक नीति चलाने वाले क्या बोलते हैं? बोलता है देश का विकास के लिए ये चाहिए। अभी तक क्या कर रहा था? विकास नहीं कर रहा था, विकास के लिए चाहिए। ये जमीन ले रहा है, सरकार ले रहे, सरकार लेने के मामले में दिक्कत हो गया तो अभी कैपिटलिस्ट को बोल दिया है आप डायरेक्ट मार्केट में खरीद लीजिए, जो भी है सरकार एक्वायर करके दे रहे हैं। नंदीग्राम की समस्या हुआ है, इस तरह का समस्या हुआ है। हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 25,000 एकड़ जमीन रिलायंस को दे रहा है। महाराष्ट्र का हमारे पाटिल साहब बैठे हैं, उसके खिलाफ जो आंदोलन है उसको लीड करने वाले वो सारे डिटेल्स बताएंगे। इस तरह का बात सुन के हम लोगों को इसके बारे में सोचने का मौका मिला और सोचने लगा। और ये क्या है, उधर 25,000 हरियाणा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, महाराष्ट्र में कितना है पता नहीं, बहुत सारे हैं, नंबर का बात नहीं है। और पैटर्न हर जगह में एक ही है, हजारों एकड़ जमीन या हजारों हेक्टर। बॉम्बे में ही एक 10,000 हेक्टर है, वो 25,000 एकड़ का करीब होता है। इतना हेक्टर जमीन किसान से लेके वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को दे रहा है, पूंजीपतियों को दे रहा है उधर डेवलपमेंट के लिए। क्या डेवलपमेंट है? उधर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें मल्टीनेशनल्स आके, विदेशी कंपनी आके उधर ऑफिस चलाएगा, उसका स्टाफ को रखने के लिए जगह बनेगा और बहुत सारे व्यापार उधर चलेगा। बंगाल के अंदर नंदीग्राम में अभी फायरिंग हुआ है। लोगों को तो इसके बारे में जब सुना है, देखा तो वो एक केमिकल हब बनाने के लिए एक सलीम नाम का एक कंपनी, इंडोनेशिया का बहुत बड़ा कंपनी, वो एक केमिकल हब बनाने के लिए, मतलब केमिकल्स बनाने वाले फैक्ट्रीज और उस तरह का उससे संबंधित चीजें बनाने के लिए उधर हजारों एकड़ जमीन लेने का प्रोग्राम था। वो सरकार ने विरोध के चलते उसको छोड़ दिया है, दूसरा जगह में शुरू कर दिया है, हाल्डिया के पास वो शुरू कर दिया है। इसका मकसद है मेरा कहने का, इतने सारे हर जगह में क्या हो रहे वो बोलने का मकसद नहीं है। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, हजारों एकड़ जमीन इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेस के लिए एक्वायर कर रहा है। उसमें विरोध करने वाले, जिसका जमीन जा रहा है वो तो विरोध करेगा, सरकार एक्वायर कर रहा है तो पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, आगे क्या करेगा? जो जमीन के ऊपर डिपेंडेंट है वो आगे क्या करेगा? उसके बच्चों को कैसे पालेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कुछ कमाएगा, जिंदा कैसे रहेगा? इस तरह का सवाल उनका आता है। और उधर जो खेत मजदूर है, ये एग्रीकल्चर से आधारित बहुत सारे धंधे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, खेत मजदूर है, कारपेंटर है, इस तरह का बहुत सारे आर्टिसान कम्युनिटीज है, वो सब गांव में रहने वाले वो कैसे रहेंगे जब ये जमीन सब मल्टीनेशनल्स को, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जब दे दिया है? उनका आदमी इधर रहेगा, उनका प्रोडक्शन होगा इधर, जैसे होंडा का प्रोडक्शन, बड़े बड़े कार कंपनियों का प्रोडक्शन, हर तरह का बाहर का सारे चीजों का कंपनियों का प्रोडक्शन अभी इंडिया में हो रहा है। चाइना में बहुत हो रहा है, इंडिया में भी बहुत होने लगा है। तो इसके लिए जगह तो हमारा क्या होगा, यह सवाल आया है। इसके साथ साथ जिसके पास जमीन नहीं है, जो जमीन के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होकर जिंदा रहता है, उनका क्या होगा, यह सवाल आता है। ये मैं एक सबसे पहला पॉइंट में ये रखना चाहता हूं, ये जो प्रोसेस है हमारे देश में आजादी के आंदोलन, जिसको आजादी के आंदोलन कहा जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा स्लोगन था, किसान को भूमि होना चाहिए, लैंड टू द टिलर। जमीन में जो काम करता है, जो खेती करता है, उनको जमीन का ओनरशिप होना चाहिए। वो सामंतवाद के खिलाफ का एक बहुत बड़ा लड़ाई भी हमारा आजादी के आंदोलन में छुपा हुआ था। सामंतवाद को खत्म करते, लैंडलॉर्डिज्म को खत्म करके जमीन में काम करने वाले को जमीन होना चाहिए, ये नारा था। लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत सारे हुआ है। मैं केरल से आता हूं, इंडिया में बोला जाता है सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा लैंड रिफॉर्म्स केरल में हुआ है। मैं मानता हूं बहुत सारे हुआ है, बहुत सारे रिफॉर्म हुआ है, बहुत लोगों को केरल में आपको बहुत
कम लोग मिलेगा जिसके पास रहने के लिए एक हटमैन नहीं है, ऐसे लोग बहुत कम मिलेगा। केरला ऐसा एक अकेला स्टेट है इंडिया के अंदर। हुआ है क्या, हुआ है जो हटमैन ड्वेलर्स था, दूसरे लैंडलॉर्ड्स के जमीन में रहता था, उधर काम भी करता था, उधर रहता भी था, उनको राइट दिया है 3 सेंट, 5 सेंट और 10 सेंट का। 10 सेंट को तो आप लोग समझते हैं 100 सेंट मिलके एक एकड़ बनता है, उसमें 5 सेंट 3 सेंट करके हिसाब से, जिसके पास जमीन कुछ नहीं था मगर दूसरों के जमीन जगह में रह के काम करने वाले को उतना मिलता था। कम से कम इतना मिल गया वो भी बड़ा बात समझा जाता है। उधर का जमीन का समस्या थोड़ा सा अलग से, उसमें नहीं जा रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अभी पाटिल साहब मेरे से पूछ रहा था, केरला में सिर्फ 5 बन रहा है। केरला छोटा स्टेट है फिर भी 5 ही बन रहे, उधर इतना बड़ा समस्या नहीं है, मगर जमीन का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। असल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, हमारा इस देश का आजादी का आंदोलन और जनवादी आंदोलन का जो अहम मुद्दा था, जमीन सबके पास होना चाहिए, जमीन में काम करने वाले के पास होना चाहिए, जमीन जिसके पास नहीं है उनको भी जमीन होना चाहिए, ये जो आजादी का और जनवादी आंदोलन का जो मुद्दा था उसको पूरा रिवर्स करने वाला प्रोसेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो रहा है। वो सबसे पहला एस्पेक्ट स्पेशल इकोनॉमिक्स का, सबसे पहला एस्पेक्ट अहम मुद्दा यह है, उसका नारा यह है, लैंड टू द मोनोपोलिस। आजादी का आंदोलन का नारा था लैंड टू द टिलर। अभी टिलर से जमीन लेके बड़े पूंजीपतियों को, मोनोपोलिस को क्या बोलता है, बहुत बड़ा मोनोपोली कैपिटल को, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने का प्रोसेस है। बेसिकली इसका कैरेक्टर ये है। और जब जमीन ही देना है, उनको व्यवसाय बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, ये सबसे फर्टाइल लैंड क्यों ले रहा है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। वाई मोस्ट फर्टाइल लैंड इज बी, हरियाणा में जो ले रहे हैं वो फर्टाइल लैंड ले रहे हैं। महाराष्ट्र का साथी विलास सोनवने जी बैठे हैं, विलास सोनवने उस आंदोलन को लीड कर रहा है पटेल साहब के साथ। विलास जी मेरे को बोला है 7-8 डिस्ट्रिक्ट में ही है ये सारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो 30 के करीब या 30 से ऊपर बन रहा है, वो सारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में है। वो ऐसा जमीन है, इतना फर्टाइल जमीन है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा जितना भी वाटर का जो सोर्स है जमीन के नीचे वो इसी इलाके में है। और बाकी जो सूखाग्रस्त इलाके है उधर कोई नहीं ले रहे, उधर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जमीन नहीं चाहिए। अरे इंडस्ट्री तो सूखा वाला उधर भी चल सकता है। ये मल्टीनेशनल को उनको तो ऑफिस चलाना है, कंप्यूटर लगा के काम करना है, उनको तो कोई जरूरत नहीं है। मगर ये जो जमीन जो हड़प रहा है, जो अक्वायर कर रहा है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, कर्नाटका में भी नंदगुड़ी करके एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गया है, 12,000 एकड़ से ऊपर ले रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोस्परस एग्रीकल्चरल, बहुत बड़ा 30 से ऊपर विलेजेस है, वो सबको हड़प रहा है। ये ऑल्टरनेटिव साइट नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये बहुत दूसरा मुद्दा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोग जनरली देखता नहीं है। ये मोस्ट फर्टाइल प्रोस्परस विलेजेस को ही खत्म करने का साजिश है। ये इस देश का अभी आर्थिक नीति है। अर्थशास्त्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर अर्थशास्त्री, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मेरे को बोलने के लिए कोई हेसिटेशन नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया का माना हुआ अर्थशास्त्री है। ये अर्थशास्त्र नहीं चला रहा है, ये अनर्थशास्त्र है, ये बोलने के लिए मेरे को कोई हेसिटेशन नहीं है। इस देश का जितना भी प्रोस्परस विलेजेस है, इस देश का जितना भी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सारे इस देश में मल्टीनेशनल्स को हैंड ओवर करके इस देश का बहुजन समाज को, असली भारत को खत्म करने का ये साजिश है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है। ये आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। ये इस देश का जब हम मूल निवासी भारत के बारे में बोलता है, असली भारत के बारे में जो बोलता है, जैसे बहल साहब ने कल बोला था, हमने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया,
चाइना में ग्रेट वॉल बनाया, पूरे भारत को बनाने वाले, पूरे भारत को पूंजी को बनाने वाले। इसलिए मैंने पूंजी का डेफिनेशन पहले दिया है। पूंजी क्या है? ये जो इमारतें बना रहा है, जो बाहर से ला रहे, ये किसका पूंजी है? मल्टीनेशनल से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा इंडिया में आता तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है, जो वो बाहर लेता है, वो वापस लेता है तो शेयर मार्केट नीचे गिरता है। ये क्या क्या खेल चल रहा है? ये पूंजी का खेल है, सरमाएदारी का खेल है। श्रम का आय को जो लेके, इंडिया से लेके, अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक, अंग्रेजों ने जो व्हाइट साहिबों ने लिया है, अभी ब्राउन साहिबों ने, हमारे अंग्रेजों को स्वीकार करने वाले, अंग्रेज का राज इधर साबित करने वाले वही लोग, उनके साथ मिलके इस देश को खत्म करने का सबसे बड़ा साजिश अभी उसका पीक में जा रहा है, उसका क्लाइमैक्स में जा रहा है। ये स्थिति है। ये दो मुद्दा मैंने इसके बारे में बोला है। तो इसमें क्या कर सकता है? इस तरह का पूरा देश को, असली भारत को, काम करने वाले, मेहनत करने वाले, जमीन में अन्न पैदा करके इस देश को खाना खिलाने वाले, नॉट ओनली खाना नहीं है, बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट, सब कुछ बनाने वाले, इनको खत्म करना। ये खत्म करने का जरूरत क्या है? अभी जमीन का इस्तेमाल में दुनिया भर में जमीन अभी फूड ग्रेन्स को या फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने वाला एक माध्यम का रूप से बदल के चले गया है। जरूरी नहीं है इतने सारे जमीन में अन्न पैदा करने का। अभी बुश का एक प्रोग्राम आया है। बुश ने अमेरिका के सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को बुला के बोला है, आप जो प्रोडक्शन करेगा ऑटोमोबाइल्स, उसका 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ द फ्यूल रिक्वायरमेंट शुड बी मेट बाय बायोडीजल। जो डीजल या जो जमीन के नीचे से पेट्रोलियम से जो बनता है, क्रूड से जो बनता है, या गैस से चलता है, उससे डाइवर्ट करके ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन करना है। उसका गैस कहां से बनेगा? उसका जो डीजल कहां से बनेगा? फूड ग्रेन से बनेगा, ग्रेन से बनेगा। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का लीडर ने बुश को बोला, ये सारे दुनिया में इतने जब भूखमरी है, पॉवर्टी है, फूड ग्रेन का ही क्राइसिस बना हुआ, इंडिया के अंदर बना हुआ है, अभी पूरा देश में अभी फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे। ऐसा स्थिति में फूड ग्रेन्स को, ऐसा जो जरूरी एसेंशियल चीज को, प्रोडक्ट को, ये फ्यूल का, ऑटोमोबाइल का फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए 10% डाइवर्ट करना, ये भी एक साजिश है। अभी मेहनत करने के लिए इतना पॉपुलेशन का, इतना ह्यूमन हैंड्स का जरूरत नहीं है। दुनिया का पूंजीवाद को ह्यूमन हैंड्स का जरूरत नहीं है। इसलिए जब गुजरात में नरसंहार हुआ, जब जज्जर में हमारे साथियों को जान से मारा, लोगों ने सोचा ये बहुत बड़ा एथनिक प्रॉब्लम है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है। ये कम्युनलिज्म और कास्टिज्म नहीं है। जज्जर में क्यों मारा है और गोहाना में क्यों मारा है? गोहाना के साथी क्या बोलता है? सफाई कर्मचारी। सफाई के लिए अभी मशीन आ गया है ना, सफाई के लिए मशीन आ गया ना, स्ट्रीट साफ करने के लिए। नोएडा में मैंने देखा है, सफाई कर रहा है, स्ट्रीट सफाई कर रहा है, मशीन कर रहा है। सफाई कर्मचारी का जरूरत इस देश के लिए नहीं है। जो समाज बन रहा है वो खत्म हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो जज्जर में मारा, किसको मारा था, क्यों मारा था, आप लोग सब जानता है। जज्जर तो नजदीक में है, हरियाणा में, आप लोग जानता है क्यों मारा है। वो जो काम कर रहे हैं, चमड़ा का जो काम करने वाले, उसको भी इस समाज को, इस पूंजीवादी व्यवस्था को जरूरत नहीं है। शू पॉलिश करने का मशीन मैंने कनॉट प्लेस में देखा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस तो ज्यादा दूर नहीं है ना। शू पॉलिश करने का मशीन उसका बाहर, दुकान के बाहर रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आप शू पॉलिश करके जा सकता है, कुछ पैसे भी देने का जरूरत नहीं है। तो जज्जर में कितने को मारा? 4 या 5 मारा, 4 और 5 ही तो मारा है ना। गुजरात में कितना मारा? क्यों मारा है भाई? वो मुस्लिम का शक्ल उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए मारा है क्या? नहीं है। मैं गुजरात गया है आफ्टर द राइट्स, हमने देखा है किसको मारा है भाई? चाय बनाने वाला,
अरे चाय बना के पिलाते हैं और गैरेजेस चलाता है। मुस्लिम्स का उधर ज्यादा धंधा तो यही था, चाय वाला था। चाय वाला बनने के लिए कंपटीशन है, और ठीक है भाई, आप मुस्लिम चाय क्यों पिए भाई, और कोई नहीं है इधर चाय पिलाने के लिए। और एक बहुत बड़ा चीज हो, तो इधर आपने स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। गुजरात में मैंने जो देखा, ये तो मैं बोलने में से मैं रहा नहीं जाता। गुजरात में हजारों लोगों को मार मार के उनका घरों से भगाया, उनको कहां जाके कैंप में लगाया, खबरिस्तान में। इंडिया में अभी तक मैंने देखा नहीं है कोई रेफ्यूजी कैंप को खबरिस्तान में बंधे हुए, इंडिया में कभी नहीं देखा है। 84 का राइट, दिल्ली का राइट हम लोगों ने देखा है। और फ्लड्स होता है तो रेफ्यूजी कैंप लगता है, सुनामी आया, साउथ में बहुत सारे कैंप्स बना, कहीं खबरिस्तान में नहीं बनता है। गुजरात में खबरिस्तान में बना है। ये इस देश का सरमायादार, इस देश का सामंतवाद, इस देश का ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद से मिलके हमको रास्ता दिखा रहे, तुम्हारा रास्ता खबरिस्तान की तरफ है। इस देश का काम करने वाले को, इस देश का बहुजन समाज को, इस देश का असली भारत को ये लोग ये बोलना चाहता है, तुम खबरिस्तान में चले जाओ। पहले बोलता था पाकिस्तान में चले जाओ, बाद में बोलता था अरेबियन सी में चले जाओ, अब बोलता है नहीं, ये तुम्हारा जाने का जगह यही है, खबरिस्तान में ही जाना है, और कहीं जगह नहीं है। मैं आपको बता रहे, अभी भी वापस नहीं जा पाया। हजारों लोग रेफ्यूजी गुजरात के अंदर अभी कैंप्स में है या और कहीं है, भागा हुआ है, वापस नहीं जा सकते गांव में। ये एक अलग अलग तरीका है लोगों को जमीन छीनने का, लोगों को जमीन छीनने का अलग अलग तरीका है। ये जो हजारों सैकड़ों एकड़ का जमीन हर स्टेट्स में जो हड़प रहा है, वो किसान कहां जाएगा? महाराष्ट्र में अब तो हम यूपी में है, अब यूपी में कोई साथी बोल रहा था यूपी में आत्महत्या नहीं कर रहा है, कम लोग कर रहा है, जो भी है रीजन है। महाराष्ट्र में इतना किया है, पंजाब में किया है, पंजाब इतने जड़ा प्रोस्परस स्टेट में किया है। ये एक प्रोसेस नहीं है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला मामला, ये जो आर्थिक नीति जो चल रहा था उसका कल्मिनेशन है, उसका फाइनल पॉइंट है। ये जब फाइनल पॉइंट में आया है, मैं ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं एकदम इसका ऑपोजिट, क्या हम लोग क्या कर सकता है, क्या रास्ता है, क्या ऑल्टरनेटिव का, उसके बारे में एक दो शब्द करके मैं खत्म करना चाहता हूं। इसके बारे में हमको कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। ये कोई इस देश का कोई भी समाज का, मजदूर हो, किसान हो, खेत मजदूर हो, किसी का भी आर्टिसान हो, किसी का भी भलाई के लिए नहीं हो रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये जमीन का ही मामला है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस मामले में कोट करना मेरे को बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, मनमोहन सिंह की तरफ डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं है, बाबा साहब को पढ़ा है। जो अर्थशास्त्र जो पढ़ा है उसने भी ये लोग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट में नाम लेना नहीं चाहता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स, बहुत सारे किताब पढ़ा है, मगर बाबा साहब का इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। बाबा साहब को इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी था, ये बहुत लोग जानते नहीं है। बाबा साहब का मेरे ख्याल में सबसे पहला पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही था, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी करके थीसिस लिखा था। तो बाबा साहब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, रिलीजियन सब मिला के लिखा है। ये सब कुछ समझ के इंडिया को समझने वाला ही इंडिया को आगे जाने का रास्ता सोच सकता है, कर सकता है। इसलिए बाबा साहब और महात्मा फूले राष्ट्रपिता बोलता है। हम तो केरल में कभी नहीं सुना राष्ट्रपिता, हमने गांधी का सुना है। हम तो बामसप में आने के बाद सुना भाई हमारा राष्ट्रपिता और कोई है। राष्ट्रपिता महात्मा फूले है, बाबा साहब का गुरु था, बाबा साहब का गुरु था महात्मा फूले, वो राष्ट्र का पिता है। वो तो हम लोगों के लिए कोई बामसप में कोई डाउट नहीं है इस मामले में। बहुत लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, राष्ट्रपिता बोलूं, राष्ट्रपति बोलूं, किसको बोलूं, किसको नहीं बोलूं। एनीवे, बाबा साहब का जमीन के बारे में बाबा साहब ने क्या बोला है? जब आजादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों का भी, वामपंथ का भी एक ही नारा था जो कांग्रेस का नारा था, भाई जो टेनेंट है उनको जमीन मिलना चाहिए, लैंड टू द टिलर। बाबा साहब ने क्या बोला? ऐसा मामला इंडिया का जमीन का मामला
सुलझने वाला नहीं है। बाबा साहब ने बोला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तरफ से जो मेमोरेंडम सबमिट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, उसमें साफ रखा है जमीन का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी नेशनलाइज्ड। ये डॉक्टर बाबा साहब का प्रस्ताव था। आज तक कोई राजनीतिक पार्टी नेशनलाइज करके वो अपने हिसाब से, अभी वो नेशनलाइज करने का बोलेगा तो नेशनलाइज करके वो अंबानी को दे देंगे, वही कर रहे हैं। अभी नेशनलाइज करके नहीं दे रहे, एक्वायर करके दे रहे। वो नहीं चाहा हम। बाबा साहब ने और बोला है नेशनलाइज करके किसानों को कलेक्टिव्स के रूप में या कोऑपरेटिव्स का रूप में उनको किसानी करने के लिए देना चाहिए। अंबानी का जमीन का जरूरत नहीं है, बिरला का जमीन का जरूरत नहीं है। जमीन में काम करने वाले, मेहनत करने वाले, किसानी करने वाले, खेती करने वाले, उधर एग्रीकल्चर का सारे काम करने वाले के लिए उनका कोऑपरेटिव का फॉर्म में देना चाहिए। नहीं बांटने के लिए नहीं बोला, कोऑपरेटिव का फॉर्म के लिए देने के लिए बाबा साहब ने ये बोला है। इसका ये मतलब नहीं हम सब सारे देश में करने के लिए मांग रहे, वो नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं ऑल्टरनेटिव, ये जो विकास नीति है, जो आर्थिक नीति है, जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट है, उसका ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का बेसिक एस्पेक्ट्स डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाद में, जिसमें बाबा साहब का कोई खास से नहीं था, खुद बाबा साहब ने बोला था दिस इज नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशन, इट डज नॉट सूट माई बॉडी, आई डोंट इवन लाइक टू टच इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। ये डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था, क्योंकि उन लोगों ने बोला मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। बाबा साहब ने और बहुत कुछ कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है, एफर्ट शुड बी टेकन बाय द स्टेट टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट करने का पॉलिसीज सरकार को लेना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। बाबा साहब बोलता है आई वांटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू बी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच द इंडियन रूलिंग क्लास डिड नॉट एग्री। अभी क्या है, अभी इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, व्हाट इज द थिंग, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एनकरेजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, which is against the spirit of the constitution, against India's constitutional democracy। ये जज साहब बैठे हैं, मैं आपको अपने याद से, एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूं। मेरा ख्याल में इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट जज रहा, जस्टिस रामास्वामी, जिसने बोला है भाई फंडामेंटल राइट्स हैव प्रेसिडेंस, नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। कृष्णय्यर जैसे जज भी ये बोलता है। ये कहां चले गया? यही मामला लेके हम जा सकते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट में। आज का सुप्रीम कोर्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मगर जब ये लोग बैठे थे, हो सकता था जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस कृष्णय्यर, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी जब बैठे थे, हो सकता था वी कुड हैव गॉट ए गुड जजमेंट। अभी का तो छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। बेसिकली ये बात है। ये जो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नहीं है, ये सारे आर्थिक नीति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट का खिलाफ है, वो जनवाद का स्पिरिट का खिलाफ है, इस देश का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का खिलाफ है। जब हम जनवाद और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का बारे में बात करता है, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है। ये मनमोहन सिंह ने नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा है। What was the Buddhist economic structure? जब हम सांस्कृतिक क्रांति का बात करता है, समाज को आगे ले जाने का, समाज को बदलने का बात जब कर रहा है, जब अब पूंजीवाद को कन्फ्रंट कर रहा है सारे दुनिया के पैमाने पर, और उसका सबसे बड़ा बोझ भारत का जनता, भारत का बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज फेस कर रहा है, हमको एक सोचना पड़ा है भाई इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी था इतिहास में, या ऑल्टरनेटिव तो बनेगा, इतिहास में है और भारत के इतिहास में ही है। मैं आपको ये कह के मैं कंक्लूड करेगा, बुद्धिस्ट इकोनॉमी का फंडामेंटल था
लिटिल अक्यूमुलेशन, लिटिल एक्सपेंडिचर। कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा है, मार्क्स ने लिखा है, accumulate, accumulate, that is Moses and prophets for the bourgeoisie. Accumulate, accumulate, that is Moses and prophets for the bourgeoisie. कैपिटलिस्ट के इनको तो वही है, श्रम का जो प्रोडक्शन होता है उसको accumulate करते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। ये दुनिया में आप एक कोई भी सेक्टर लेके देख लीजिए, इंटरनेट का सेक्टर देखो, मोबाइल का सेक्टर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर देखो, 4-5 कंपनी पूरे सारे दुनिया का सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अब जमीन भी कंट्रोल करेगा। अभी विलास जी ने मेरे को बोला बॉम्बे में 5 कंपनी आया है, फॉरेन कंपनी, केरल में आ रहे, हर जगह में आ रहे फॉरेन कंपनी जमीन खरीदने के लिए। बड़े बड़े इस तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है। वो बहुत बड़े कंपनी से जमीन खरीद के उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे, वो बेचेगा। फिर इस तरह का पूरा देश का जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर हो रहा है, पूरा देश का स्पिरिट का, पूरा बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल्स का स्पिरिट का खिलाफ हो रहा है। मैं एक ही बात कह के कंक्लूड करेंगे, ये जो सिचुएशन में सिर्फ किसान नहीं मर रहे, सिर्फ मजदूर नहीं मर रहे, सिर्फ दलित और बैकवर्ड या बहुजन समाज नहीं मर रहे, हर मेहनत करने वाले हर तबके का आदमी मर रहा है। और उसमें क्या है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भूखा मरने वाले आदमी को देने का पुराना व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया के बारे में, इंडिया का व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में कहते हुए बोला है, ये स्लेवरी से भी खराब है। स्लेवरी में था कम से कम खाने का देता था, कुछ ट्रेनिंग वेनिंग होता था, काम करने का, पढ़ाई वढ़ाई होता था, खाने का तो देता था। इधर खाने का भी गारंटी नहीं है। ये जो इंडिया का कन्वेंशनल, मतलब हजारों साल से जो इंडिया में जो जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी जो चल रहा है, उसका जो एक कंपेरेबल सिचुएशन मॉडर्न सोसाइटी में है, उसके बारे में वेज स्लेव बोला है। जो वेज का स्लेव है, सिर्फ वेज का स्लेव नहीं है, वेज नहीं मिलता है वो भी वेज सिस्टम का स्लेव है। जिसको तनख्वाह नहीं मिलता है, जिसको आय नहीं मिलता है, उनका श्रम का आय और कोई ले जाते हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो समाज में कोई ना कोई मरते रहते हैं। ये जो सिमिलैरिटी है, हजारों साल पहले इंडिया में जो अनटचेबल का जो सिचुएशन था, आज का मॉडर्न वेज स्लेव का दुनिया भर में जो सिचुएशन है, वो जब बहल साहब इंटरनेशनल लेवल में हमारा बाम सब बनाने का जब बात करता है, हमको तो ये नजर आता है, आप दुनिया का, आप सिर्फ भारत का लड़ाई नहीं है। आज हमारे लोग तो बाहर जाके जो रह रहा है, वो सिर्फ हमारा लड़ाई नहीं है, अब भारत का लड़ाई, मुक्ति का लड़ाई। क्योंकि ये हिस्ट्री में इंडिया जो है, भारत जो है, दिस इज द फर्स्ट कॉलोनी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द लास्ट कॉलोनी। फर्स्ट कॉलोनी कौन किया है? आर्यन ने किया है। वो पूंजीवाद बनने के बाद का कॉलोनी नहीं है, आर्यन का कॉलोनी। पूंजीवाद बनने से पहले, फ्यूडलिज्म बनने से पहले का कॉलोनी है, फर्स्ट कॉलोनी है। एंड फर्स्ट कॉलोनी इज द लास्ट कॉलोनी ऑल्सो। कॉलोनी और साम्राज्य ये सब खत्म करने का नींव जो है, उसका जो सीड है, उसका जो पूंजी है, वो बुद्धा का पूंजी है, बुद्धवाद का, बुद्ध का दर्शन का पूंजी है, वो इस जमीन में है। तो ये जमीन का लड़ाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का खिलाफ का लड़ाई नहीं है, ये जमीन का एसेंस का लड़ाई है। ये भारत का, असली भारत का अस्तित्व का लड़ाई है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये मूल निवासी का देश है। इस देश को किसी को अड़पने नहीं देंगे। साम्राज्य हो, कोई भी शक्ति हो, इसको उखाड़ के फेंकने का निर्णय लेना पड़ेगा।